नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जहाँ पर चार लोग एक पुरानी लाइब्रेरी के सामने थे और अब तक वो चारों ही, जिनमें उनका एक बॉस भी था, वो अब तक उस लाइब्रेरी में चले जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद अब वो उस एक किताब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इधर यहाँ पर धनंजय पीरामल भी कुछ करने की सोचता है। वो भी अब यहाँ पर उसी विला में आता है जहाँ पर आयशा मारवा पहले रहती थी और वो यहाँ पर एक शख्स को वो उसके लिए खाना देकर जाता है। यहाँ पर वो शख्स कोई और नहीं बल्कि करण गुलेरिया था। इधर लंदन में भी कुछ ऐसे ही हाल थे। यहाँ पर रेखा मौसी के विला में अनिका के रूप में कोई और ही रह रही थी, जिसे यहाँ पर अनिका के रूप में नाटक करना पड़ रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि खुद स्वाति मल्होत्रा थी। स्वाति मल्होत्रा यानी कि अनिका भी यहाँ पर कुछ सोच रही थी, लेकिन जैसे ही अब रिया उसके कमरे में आती है तो वो अब यहाँ पर अपनी आंखों को बंद कर लेती है। लेकिन अब रिया यहाँ पर आने के बाद कहती है, नानी माँ आप मेरे से ज़्यादा अच्छा नाटक नहीं कर सकती है, क्योंकि आपसे अच्छा नाटक तो मुझे करना आता है। मैं सबसे अच्छी एक्टिंग कर रही हूँ। ये कहते हुए ही रिया थोड़ा सा ऊपर उठकर बस अपनी नानी यानी कि स्वाति मल्होत्रा को ही देखती है। तो वहीं स्वाति मल्होत्रा भी अब रिया को घूरने लगती है, लेकिन उन्हें पता था कि वो भी रिया को कुछ भी नहीं कह सकती हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि पंछियों को भी ये यकीन दिलाना है कि वो ही अनिका गुलेरिया है। क्योंकि अगर उन्होंने यहाँ पर कुछ भी कहा और अगर कोई भी पंछी जो उनकी विंडो के पास हो, अगर उन्होंने ये सब देख लिया तो हो सकता था कि वो ये खबर नेत्रा तक पहुंचा दे, क्योंकि नेत्रा इन सब कामों में बहुत ही माहिर थी। इसलिए स्वाति मल्होत्रा भी यहाँ पर कुछ नहीं कहती और वो बस अनिका बनकर यहाँ पर लेटी हुई थी जिससे वो बस दुनिया को ये दिखाना चाहती थी कि अनिका को अपने पति की मौत का बहुत ही बड़ा सदमा लगा है। यहाँ स्वाति मल्होत्रा अब अपने ख्यालों में ही थी कि तभी उसकी नज़र अब सच में उसकी विंडो के पास से उड़ रहे कुछ पंछियों पर जाती है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा का यहाँ पर शक बिल्कुल सही निकला। क्योंकि सच में यहाँ पर अनिका को सबसे बड़ा सदमा लगा है या नहीं, ये चेक करने के लिए वहां पर सच में कुछ पंछी मौजूद थे। तो उन पंछियों को देखकर अब स्वाति मल्होत्रा अपने मन में ही कहती है, इन पंछियों का यहाँ तक आने का सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है, सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि इन्हें जरूर यहाँ पर नेत्रा ने ही भेजा होगा, ताकि नेत्रा यहाँ पर अनिका के बारे में कंफर्म कर सके। जरूर नेत्रा अनिका के बारे में कंफर्म करना चाहती होगी कि अनिका की अभी हालत कैसी है। ये सोचते हुए ही अब स्वाति मल्होत्रा अपनी आंखों को एकदम से ही बंद कर लेती है। इधर ये सब देखकर अब रिया जो कि देख रही थी कि उसकी नानी माँ ने अब अपनी आंखें बंद कर ली है, तो अब उस सूप को जो वो यहाँ पर उनके लिए लेकर आई थी उस सूप को फिर से ढक कर रख देती है। और अब वो अपनी मम्मा के दरवाजे को बंद करने के बाद अब दूसरे रूम की तरफ जाने लगती है, जहाँ एक तरफ रेखा मूर्ति के पैलेस में ये सब कुछ हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ इधर लंदन से दूर बने हुए गाँव में, जिस गाँव में वहाँ पर दो औरतें रहती थी, वहाँ पर अभी दो शख्स आए थे। अब उनमें से एक शख्स कहता है, ये घर थोड़ा अजीब नहीं है। अब उसकी इस बात पर उसके साथ आया हुआ दूसरा शख्स कहता है, इसमें अजीब क्या है, मुझे तो कुछ अजीब नहीं लग रहा। क्या आपको पसंद नहीं आई क्या ये जगह? अब आपको यहीं पर ही रहना होगा, क्योंकि अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है। इसलिए आप जितना जल्दी अपने आप को इस माहौल में ढाल लो उतना ही आपके लिए भी अच्छा होगा। इसलिए चलो अभी फ्रेश हो जाओ। अब इस बात पर अब वो शख्स कहता है, ओके, वैसे आप यहाँ पर मेरे साथ कब तक रहेंगी?
अब उसकी इस बात पर अब वो शख्स कहती है कि जब तक आप यहाँ पर सेटल ना हो जाओ तब तक आपकी मम्मा यहाँ पर, तब तक मैं यहीं पर ही रहूंगी। तुम्हें पता है जब तुम्हारी मम्मा यहाँ पर आई थी ना तो मम्मा बस 20 साल की ही थी, बट आप तो आपकी मम्मा से भी छोटे हो, इसलिए जब तक आप पूरी तरह से सेटल नहीं हो जाते तब तक आपकी मम्मा को भी यहीं पर ही रहना होगा। इसलिए अब जाओ, जाकर सबसे पहले फ्रेश हो जाओ। जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे तो वहीं दो आंखें अभी तक इन्हीं को ही देख रही थी। ये आंखें दोनों की दोनों अनजान, और इन दोनों ही आंखों से अभी ये दोनों ही अनजान थे कि कोई उन्हें ऐसे सुन भी रहा हो और देख भी रहा है, क्योंकि जो आंखें उन्हें देख रही थी वो बिना किसी आहट के ही फिर से अपने रूम की तरफ जाने लगती है। कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जब वो अपने रूम में पहुंच जाती है तो अब वो वहां पर अपनी असिस्टेंट से कहती है यहाँ पर वो कब तक रुकने वाली हैं। अब अपनी मैडम की इस बात पर अब उनकी असिस्टेंट कहती है मुझे इसके बारे में पता नहीं है कि वो यहाँ पर कब तक रुकने वाले हैं। वैसे मैडम, खाना आप बनाएंगी क्या उनकी पसंद का, या फिर मुझे बनाना है? अपनी असिस्टेंट की इस बात पर अब उनकी मैडम कहती है वो तो देखो मैं खुद देख लूंगी। वैसे तुम अभी जाओ और जाकर उनसे पूछो कि वो यहाँ पर आई हैं तो वो जरूर बिना किसी मकसद के तो यहाँ पर नहीं आई होगी, क्योंकि यहाँ पर आने का उनका अपना कोई ना कोई मकसद तो जरूर होगा। और हाँ, ध्यान रहे कि तुम्हें मेरे बारे में तुम बाहर कुछ भी नहीं कहोगी, उन्हें किसी भी तरह का कोई भी शक नहीं होना चाहिए। तुम्हें याद है ना कि वो कितनी दूर का भी सुन सकती है, सो बी केयरफुल। अब अपनी मैडम की इस बात पर अब उनकी असिस्टेंट कहती है मैडम, क्या आप उनके सामने नहीं आएंगी क्या आप इस बार भी उनके सामने नहीं आना चाहेंगी? इस बात पर अब उसकी मैडम कहती है तुम अभी सब्जी काट दो, मैं बना देती हूँ। ये कहकर वो भी इस बात को टाल देती है, क्योंकि अब वो उसे कोई भी जवाब नहीं देती कि वो यहाँ पर अनिका और अलेक्जेंडर के सामने आना चाहती है या नहीं, क्योंकि ये दोनों शख्स कोई और नहीं बल्कि अनिका और अलेक्जेंडर ही थे। अब वो कहती है मेरा बच्चा पहली बार यहाँ पर आया है तो इसलिए मैं अपने हाथों से खाना बनाकर उसे खिलाना चाहती हूँ, इसलिए अब काम पर लग जाओ। वहाँ पर ये दोनों औरतें अभी आपस अपने काम में लग जाती है तो वहीं इधर दूसरी तरफ इंडिया में दिल्ली में अपने विला में बैठी हुई नेत्रा अब अपने आप में ही कहती है सच में मेरा पहला टारगेट कंप्लीट हो गया है। अपनी इस जीत की खुशी में नेत्रा बहुत ही खुश थी। अब वो कहती है कि मैंने अपने पहले टारगेट को पूरा करके गुलेरिया हाउस के सारे ही फैमिली मेंबर्स को अब अपने काबू में कर लिया है। अब वो सारे के सारे मेंबर मेरे इशारे पर नाचेंगे। अब क्योंकि गुलेरिया परिवार को तो मैंने अपने वश में कर लिया है, अब बारी है यहाँ पर मारवा हाउस के लोगों की। अब मुझे सबसे पहले धनंजय पीरामल से मीटिंग करनी होगी। आखिर क्या सोचते हैं वो लोग अपने बारे में, क्या सोचकर उन्होंने अब तक मेरे रिजल्ट को रोक रखा है। अरे मेरा रिजल्ट तो सबसे टॉप में आना चाहिए था, लेकिन अभी तक मेरा रिजल्ट इन्होंने रोका है। मुझे अब इसके लिए एक एप्लीकेशन डालना होगा। मैं अभी अपना रिजल्ट खुद देखना चाहती हूँ। मैंने सारे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था, मेरे तो फुल मार्क्स आने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने मेरा रिजल्ट ही रोक दिया। किस हक से इन्होंने मेरा रिजल्ट रोका? ये लोग शायद जानते नहीं हैं कि मैं कौन हूँ। रोहित मारवा, अब देखो मैं क्या करती हूँ। तुम तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन अब ऊपर जाकर भी तुम्हें शांति नहीं मिलने वाली। अपनी बीवी को टॉप कराने के लिए उसने मेरे रिजल्ट को रोका। अब देखो मैं तुम्हारी फैमिली के साथ क्या क्या करती हूँ। मैं वर्ल्ड की बेस्ट न्यूरोसर्जन हूँ। अरे जो लड़की अपने पति को ही नहीं बचा पाई वो किसी और को क्या ही बचाएगी। उसी के लिए ही रोहित तुमने ये सब किया होगा ना। अब बस बहुत हो गया है। मुझे अब धनंजय से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी ही होगी, क्योंकि मुझे अब मेरा रिजल्ट देखना होगा, क्योंकि जब तक मैं उनसे अपॉइंटमेंट नहीं लूँगी तो शायद तब तक वो मुझे मेरे रिजल्ट के बारे में कोई भी सूचना नहीं देंगे। और इसके लिए मुझे सबसे पहले उस मारवा हाउस में मौजूद उस सुहासिनी मारवा से मिलना होगा। और वैसे भी अब मारवा हाउस में रोहित मारवा का परिवार है ही नहीं, और वैसे भी जिस अनिका को
इन लोगों ने इतना स्ट्रोंग समझ रखा था जिसे ये लोग ना जाने क्या से क्या समझते थे, वो तो अब खुद अपने सेंस में ही नहीं है। ये सच में उसकी इस हालत को देखकर एक बार के लिए तो उसके ऊपर तरस भी आता है और साथ के साथ खुशी भी मिलती है। ये कहते हुए ही नेत्रा अब जोर जोर से हंसने लगती है, क्योंकि अब नेत्रा को यही लगने लगता है कि उसने जो प्लान बनाया था वो सक्सेसफुल हो गया है, क्योंकि एक रोहित की वजह से यहाँ पर पूरा का पूरा मारवाह परिवार और गुलेरिया परिवार ये दोनों ही हिल चुके हैं। और जिसकी आज यहाँ पर पेरिस की रानी तक भी जाएगी, और अगर ये आज पेरिस की रानी तक जाएगी तो खुद ब खुद किंग तक भी जाएगी, क्योंकि किंग ने उसे चैलेंज किया था ना। जब किंग वहां से शीला और दमयंती देवी को उसे जंगल से निकाल कर लाया था, तो अब यहाँ पर वो सीधा सीधा चैलेंज अब किंग को कर रही थी। और अब वो यही सोचती है कि अब बस कल का सूरज निकलने का मुझे इंतजार है। कल नेत्रा के कदम खुद ब खुद मारवा हाउस में ही पड़ेंगे और उनका भी वही हाल होगा जो कि यहाँ पर मैंने गुलेरिया परिवार के लोगों का किया हुआ है। ये सब कहते हुए ही नेत्रा फिर से और भी जोर से हंसने लगती है, क्योंकि उसे अब अपनी जीत पर बहुत ही प्राउड फील हो रहा था। तो वहीं इधर दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में सभी यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर अपना डिनर कर रहे थे। तो यहाँ पर अब श्रेया कहती है, मैं तो बहुत ही परेशान हो गई हूँ। बार बार रेखा मूर्ति को मैं फोन करके पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये अनिका कब ठीक होगी और ठीक होगी भी या नहीं। अब मैं उन्हें फ़ोन नहीं करूँगी। इस बात पर अब सिद्धांत गुलेरिया कहते हैं, ऐसा कुछ भी करने का मत सोचना श्रेया। तुम्हें पता है ना कि कविन आलिशा ने आकाश के प्रोजेक्ट में कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, और सुहासिनी मारवा भी अब तक इसीलिए ही खामोश है क्योंकि गुलेरिया परिवार की बेटी फ्रांस की रानी है। तुम्हें याद है ना रोहित मारवा की प्रेयर मीट में जब देविका आंटी अनिका की इंसल्ट कर रही थी, तो वो अकेली ही पूरे मारवा खानदान पर भारी पड़ी थी। श्रेया तुम बोलो मत, अनिका के पीछे आलिशा है और उसके पीछे किंग और ब्लैक कैट। देखो हमें इन सब में नहीं पड़ना है। अच्छा हुआ कि रेखा मूर्ति अनिका को यहाँ से लेकर चली गई, क्योंकि अनिका की मेंटली हालत भी यहाँ पर ठीक नहीं थी, क्योंकि अनिका की जिम्मेदारी तो आलिशा लेने वाली थी। और ये गुलेरिया परिवार के लिए सच में एक शर्मनाक बात होती, और लोग भी क्या कहते कि गुलेरिया परिवार अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख पा रहा है। तभी ना एक बेटी को बचाने के लिए दूसरी बेटी को सामने आना पड़ा। जहां ये सब बातें कर रहे थे तो वहीं उन सभी से थोड़ी दूर खड़े राजीव गुलेरिया और महेंद्र सब कुछ अपने कानों से सुन रहे थे, क्योंकि सिद्धार्थ यहाँ पर श्रेया को ही समझाने की कोशिश कर रहा था कि भले ही सिचुएशन चाहे कुछ भी क्यों ना हो, भले ही रेखा मूर्ति वहाँ पर अनिका की हेल्थ के बारे में उन्हें अपडेट दे या ना दे, लेकिन उन्हें अपने काम को कंटिन्यूसली करना ही होगा। इधर अब महेंद्र इन सब की बातों को सुनकर अब राजीव से कहता है, मुझे अनिका और आलिशा को देखकर तुम्हारा और करण का रिश्ता याद आता है। इस बात पर अब राजीव कहता है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। आकाश करण को सिर्फ इसलिए बेल दिलवाना चाहता है ताकि लोग उसके ऊपर उंगलियां ना उठाए, और अभी इन सभी के मुंह आलिशा ने बंद किए हुए हैं, लेकिन वो भी कब तक वो आलिशा इन सब के मुंह को बंद कर पाएगी। मुझे तो समझ में ये नहीं आता है कि जो परिवार कभी एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकता था, और जिस अनिका ने इन सभी के लिए इतना सब कुछ किया, आज उन्हें की केयर करना इनके लिए एक बोझ लग रहा है। क्या सच में ये अनिका को यहाँ पर नहीं रख सकते थे? अरे अगर अनिका की हालत ऐसी हो गई थी तो क्या उसे ये अपनी बेटी के रूप में यहाँ पर रखकर उसका ऐसे समय में साथ नहीं दे सकते थे? क्या हो गया है इन्हें? मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरे खुद के परिवार को किसकी नज़र लग गई। राजीव गुलेरिया की इस बात पर अब महेंद्र कहता है, भाई पता तो है ना तुझे कि इन्हें एक्चुअल में क्या हुआ है, तो फिर तुम ये सब क्यों कह रहे हो? तुम्हें आकाश, अनिका, आलिशा को इन्हें प्रोटेक्ट करना होगा, वरना वो क्या कर सकती है तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है ना।
और अब तो तुम्हें इस बात का भी आभास हो गया होगा कि आखिर उसका मकसद क्या है। उसका मकसद बस आकाश से अनिका और आलिशा तक पहुंचना है। और हाँ, तूने वो केमिकल अपनी आंखों में लगाया तो है ना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उसके संपर्क में आ जाओ। महेंद्र की इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहता है, हाँ मैंने लगाया है और उम्मीद करता हूँ कि ये बुरा वक्त जल्द से जल्द कट जाए, क्योंकि सच कहूँ तो अब इस पल में अब मेरे सांस घुटने लगी है। अब तो बस कुछ भी करके ये पल जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि मैं अपने परिवार को इस तरह से टूटते हुए नहीं देख सकता। एक तरफ जहाँ पर मेरा भाई, जिसने हमेशा से ही इस परिवार के साथ खड़ा रहा, जिसने मैं जब उसके खिलाफ था तो उसने तब भी मेरे बच्चों को इतनी अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किया, आज मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और उसकी बेटी अनिका, वो तो जिस हाल में है वो तो सबको ही पता है। लेकिन ऐसे समय में भी ये जब एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे हैं तो मुझे तो सच में अब बहुत ही बुरा भी लग रहा है। बस जैसे तैसे करके सब कुछ नॉर्मल हो जाए। छोड़ो इन सब बातों को, मैं भी गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के हेड ऑफिस में जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। यहाँ ये सब बातें करते हुए ही राजीव और महेंद्र अभी गुलेरिया हाउस से बाहर निकलकर जाने ही वाले थे कि तभी अब श्रेया उन्हें देखकर कहती है, पापा आप भी लंच कीजिए ना। अब श्रेया की इस बात पर राजीव गुलेरिया कहता है, नहीं बेटा मेरी मीटिंग है, और हाँ अपने पति से कह देना कि वो एक बार अनिका का हाल खुद भी पूछ ले। अरे बहन है वो उसके लिए उसने ना जाने क्या क्या किया है, और अगर उसे ठीक लगे तो उसे समझाना भी, क्योंकि अनिका ने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई है। और जब यहाँ पर बात आकाश की आई तो अब आकाश को भी बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। और अनिका इस घर की बेटी है, उसने तुम सभी के लिए क्या कुछ नहीं किया है। ये तो रोहित की प्रेयर मीट में भी आलिशा ने तुम सभी को याद दिला ही दिया था। उम्मीद है कि तुम सभी उस बात को भी भूले नहीं हो। ये कहते हुए ही राजीव गुलेरिया अब सभी को ही घूर कर देखने लगता है। और अब वो फिर से अब महेंद्र के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। यहाँ अब राजलक्ष्मी, जो कि ये सब कुछ सुन रही थी, वो अब कहती है, ये दोनों बाप बेटी एक जैसी ही हैं। उस दिन आलिशा ने हमें कुछ कम सुनाया था क्या, जो आज उसका बाप भी हमें ऐसे सुना रहा है। अरे होगी वो फ्रांस की रानी, उसने हमें खरीद थोड़ी ही ना लिया है, क्योंकि रानी है तो वो फ्रांस की, यहाँ इंडिया की नहीं है। इस बात को सुनकर अब नंदनी भी कहती है, अरे तुम चुप हो जाओ राजलक्ष्मी, अब इन बातों का कोई मतलब ही नहीं है। अब चलो अपना अपना काम करते हैं। और हाँ श्रेया तुम आज भी अनिका को फोन लगा देना फॉर्मेलिटी के लिए, ताकि कल को दुनिया हमें ये ना कहे कि हमने गुलेरिया परिवार की बेटी को पूछा नहीं, वरना बाद में कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया के साथ साथ आलिशा के ताने भी हमें सुनने को मिले। बस तुम फॉर्मेलिटी के लिए फोन मिलाना, फिर चाहे उस फोन को कोई उठाए या नहीं। और हाँ याद है ना, जब सुनाने पर आती है ना वो किसी को भी नहीं छोड़ती। यहाँ पर अब सभी ये बातें करते हुए ही अपने अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि इन बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे भी यहाँ पर किसी को अनिका या उसकी फैमिली के बारे में किसी को कुछ नहीं पड़ा था, क्योंकि ये सब यहाँ पर उस नेत्रा के सम्मोहन में इतना फंस चुके थे कि ये अब इनका मन भर चुका था अनिका और मारवा हाउस की तरफ से। तो वहीं धनंजय पीरामल अब मारवा हाउस की इधर तरफ जाने लगते हैं। तो अब सनी कहता है, ताऊ जी क्या लगता है आपको, वो डील हमें मिलेंगी या नहीं। सनी की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, पता नहीं बेटा, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब अपने फोन को निकालकर अब एक मैसेज टाइप करते हैं कि अब आयशा की तबीयत कैसी है, वो ठीक तो है ना। इधर इस मैसेज को टाइप करते हुए वो इसे सावित्री को सेंड कर देते हैं। इस मैसेज को सेंड करने के बाद धनंजय पीरामल अब अपने फोन को दूसरी तरफ रख देते हैं। इधर कुछ ही देर में वो दोनों ही अभी मारवा हाउस में आ जाते हैं। तो यहाँ पर अब मारवा हाउस में पहुँचने के बाद अब सनी कहता है, ताऊ जी आप प्लीज कुछ खा लीजिएगा।
आपने कुछ भी नहीं खाया है सुबह से। अब सनी की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, तुम चिंता मत करो बेटा। यहाँ पर ये दोनों अभी बातें करते हुए ही मारवा हाउस के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही वो दोनों अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि सुहासिनी मारवा उनके ही आने का इंतजार कर रही थी। सुहासिनी मारवा को इस तरह से उनका इंतजार करते हुए देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, माँ आप अब तक सोई नहीं। इस बात पर अब सुहासिनी मारवा कहती है, कैसे कैसे सो जाती मैं। अरे जाओ पहले तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं सर्वेंट से कहकर तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना लगवाती हूँ। अब अपनी माँ की इस बात पर धनंजय पीरामल कहते हैं, ठीक है माँ, मैं बस अभी फ्रेश होकर आता हूँ। ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इधर सुहासिनी मारवा अपनी केयर टेकर लीला से कहती है, तुम शिवराम से कहकर खाना लगवा दो। अब सुहासिनी की इस बात पर अब लीला भी कहती है, जी मैडम, बस थोड़ी देर में खाना लग जाएगा। ये कहते हुए ही लीला अब किचन की तरफ जाने लगती है। कुछ देर की वॉकिंग डिस्टेंस, कुछ देर के बाद अब यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर खाना लग जाता है। तो वहीं धनंजय पीरामल भी अब तक फ्रेश होकर बाहर आ जाते हैं अपने कमरे से, और वो भी अब डाइनिंग टेबल पर बैठकर पहले सुहासिनी मारवा की प्लेट में खाना निकालते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्हें अपनी माँ चिंतित लग रही थी वो समझ चुके थे कि उनकी माँ ने भी अब तक खाना नहीं खाया होगा। उसके बाद इसलिए पहले वो उनकी प्लेट लगाते हैं और उसके बाद वो अपनी प्लेट में खाना डालते हैं। ऐसे ही अब यहाँ पर धनंजय ने अपना खाना डाला तो उसकी नजर अब अपनी माँ पर जाती है, क्योंकि सुहासिनी मारवा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी कहीं पर खोई हुई है। अपनी माँ को इस तरह से कहीं खोया हुआ देखकर अब धनंजय पीरामल उनसे कहते हैं, क्या हुआ है माँ, आप क्या सोच रही हैं। अब धनंजय की इस बात का जवाब देते हुए सुहासिनी मारवा कहती है, क्या जरूरत थी तुम्हें उस गुलेरिया परिवार की बेटी को संभालने की। वक्त आने पर वो तेरे साथ नहीं बल्कि अपने परिवार के साथ खड़ी थी। कितनी बार कहा था मैंने तुझे कि तू शादी कर ले, अपना घर बसा ले, लेकिन तू तो मेरी सुनता ही नहीं था। अपने भाइयों के बच्चों को देखकर तुझे नहीं लगता कि तेरे खुद के भी बच्चे होते। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अब इन सभी बातों के लिए मैं अभी एलिजिबल नहीं हूँ, तो बेहतर होगा कि अब इस टॉपिक पर बात ही ना करें, क्योंकि अब इन बातों को करने का कोई फायदा ही नहीं है। इधर धनंजय की ये बात सुनते ही अब सुहासिनी मारवा कहती है, अगर आज तेरा बेटा होता तो मैं तेरी जगह मारवा हाउस का हेड आज उसे बना चुकी होती। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल की आंखों के सामने एकदम से ही रोहित का चेहरा आ जाता है, क्योंकि सुहासिनी ने जैसे ही उसके बेटे का नाम लिया तो उसे अचानक से रोहित की याद आ जाती है और उनकी आंखें एकदम से ही नम हो जाती हैं। लेकिन अभी यहाँ पर अपनी माँ के सामने अब अपने खुद के इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अब धनंजय कहते हैं, माँ सब ठीक है, और मेरे ख्याल से बच्चे भी तो, ये सारे ही बच्चे ही तो मेरे बच्चे हैं, क्योंकि ये मेरे भाइयों के बच्चों के साथ साथ मेरे ही बच्चे हैं। मैंने कभी इन्हें अपने बच्चों से कम नहीं समझा। और वैसे भूमिका आ गई क्या। इस बात पर अब सुहासिनी मारवा कहती है, हाँ वो आ गई थी, और वैसे भी रोहित के जाने के बाद वो तो यहाँ पर अब सभी से कम बात करती है। वो बस आती है और सीधा ही अपने कमरे की तरफ चली जाती है। अब सुहासिनी मारवा की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ठीक है माँ, मैं एक बार भूमिका से बात करता हूँ। अब धनंजय की इस बात पर सुहासिनी मारवा कहती है, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। यहाँ पर ये दोनों अभी अपना खाना फिनिश करते हैं, क्योंकि हालांकि भूख तो किसी को भी नहीं थी, बस वो अपने पेट गुजारे के लिए थोड़ा बहुत खाते हैं। तो यहाँ पर अब सुहासिनी मारवा कहती है, धनंजय ये ब्लैक कैट कौन है जिसकी धमकी फ्रांस की रानी ने दी है। अब सुहासिनी मारवा की इस बात पर अब यहाँ पर धनंजय पीरामल कहते हैं, माँ आपको इन सब में नहीं पड़ना है। वो तो आलिशा ने गुस्से में कह दिया था, और आपने भी तो देखा था ना कि देविका अनिका को क्या कुछ भला बुरा बोल रही थी। अरे देविका ने अनिका की इंसल्ट के लिए क्या कुछ नहीं बोला है। इसलिए आलिशा को अपनी बहन के बारे में जब ये सुना तो उसे गुस्सा आ गया, और उसने बस गुस्से में ही ये सब कह दिया, और उसने ये धमकी दे दी। इस बात पर अब सुहासिनी मारवा कहती है, क्या वो किंग सच में इतना पावरफुल है जैसा कि उस आलिशा ने बोला।
क्या वो रातों रात मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज का नामो निशान मिटा सकता है? अब सुहासिनी मारवा की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ माँ, वो करने को तो कर सकता है, लेकिन आप इन सब के बारे में मत सोचिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। मैं बस अभी इतना कहूंगा कि आप अभी इन सारी चिंताओं को छोड़कर आप जाकर सो जाइए। यहाँ पर सुहासिनी मारवा अब धनंजय की ये बातें सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाती है, और हालांकि उसके मन में अभी भी बहुत सारे सवाल थे, लेकिन अब अपने सवालों को अपने मन में दबाकर वो अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं इधर दूसरी तरफ धनंजय पीरामल अब सुहासिनी मारवा के जाने के बाद सोचते हैं कि रात काफी हो गई है, मैं कल सुबह ही भूमिका से मिलूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि भूमिका अब मुझे सोती हुई मिले। ये सोचते हुए ही धनंजय पीरामल भी अब भूमिका के कमरे में जाने की बजाय अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं, और साथ ही साथ वो सोचते हैं कि अगर उस दिन आलिशा ने देविका को सबक नहीं सिखाया होता ना, तो गुस्से में शायद मैं ही सबके सामने अपने और आयशा के रिश्ते का सच बता देता। देविका ने कितनी ही बार आयशा और अनिका को नीचा दिखाया होगा। ये सोचते हुए ही धनंजय पीरामल अब अपने रूम में चले जाते हैं, और वो अपने मन ही मन में वे आलिशा को भी थैंक यू कह रहे थे। तो वहीं इधर दूसरी तरफ भूमिका और निखिल दोनों एक रूम में ही थे। यहाँ भूमिका अब निखिल से कहती है, क्या वो काम हो गया जो अनिका ने तुम्हें दिया था? भूमिका की इस बात पर अब निखिल कहता है, मैं भी बस उसी काम में ही लगा हुआ हूँ। वैसे उस लेडी को ट्रैप करना इतना तो आसान नहीं है। बार बार वो अपना नेटवर्क स्विच कर रही है। मुझे लगता है कि इस बार अनिका मैडम और रोहित के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है उस औरत को ट्रैप करना। इधर निखिल की इस बात को सुनकर अब भूमिका कहती है कि तुम बस अभी अपना काम करते रहो, तुम कोशिश करते रहो, देखो ये काम अनिका नहीं कर सकती है, वरना उसे शक हो सकता है। इस बात पर अब निखिल कहता है, भूमिका तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने इंपीरियल कॉलेज लंदन में उनकी एंट्री करवा देता हूँ। वो जिसे ढूंढने के लिए वहाँ गई है, लेकिन उस कॉलेज में वो कहाँ पर है ये उन्हें खुद ही ढूंढनी होगी। इस बात पर अब भूमिका कहती है, ठीक है, तुम यहाँ से अपना काम कर दो, और तुम्हें पता है ना कि तुम्हें अनिका तक इस मैसेज को कैसे सेंड करना है। भूमिका की इस बात पर अब निखिल कहता है, डोंट वरी भूमिका, मैं लंदन के लिए निकल रहा हूँ, और जितनी जल्दी हो सके तुम भी यहाँ से निकलो। वो औरत कभी भी यहाँ पर आ सकती है, और इससे पहले वो यहाँ पर आए हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि हम भी उसके संपर्क में आ जाएं, और उसके बाद क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकती हो। इस वक्त समझदारी इसी में ही है कि अभी हम यहाँ से सब निकल जाएं, क्योंकि जब तक हमें उस औरत के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती कि हम उसका खात्मा कैसे कर सकते हैं, तब तक उससे बचना ही हमारे लिए समझदारी होगी। और हाँ, ये अनिका मैडम का डिसीजन है। ये सारी ही बातें करने के बाद इधर निखिल अब अपने बैग को अपने कंधे पर रख कर कहता है, भूमिका आई नो इट्स अ टफ टाइम फॉर अस, बट अगर हम साथ हैं तो ये वक्त भी बीत जाएगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मनाली मिशन। अब निखिल की इस बात को सुनकर अब भूमिका निखिल को एक हक करती है, और वो कहती है, रोहित और अनिका का प्लान जरूर ही वर्क करेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमारे सामने ये हमारा पहला दुश्मन है, क्योंकि अब तक भी हम अपने दुश्मनों से जीतते आए हैं, और अब आगे भी हम ऐसे ही जीतेंगे। वो बात अलग है कि अब समय थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन इस मुश्किल समय में भी हम सब एक साथ हैं और एक साथ ही रहेंगे। भूमिका की इस बात पर अब निखिल कहता है, तुम्हारे इस सवाल का जवाब तो वक्त ही दे सकता है, क्योंकि उस हरी आंख वाली औरत के साथ तो फिलहाल कोई भी फाइट नहीं कर सकता है, ये तुम भी जानती हो। इस वक्त यहाँ से हमें चलना ही चाहिए, मुझे डर लग रहा है, और हाँ अब तुम भी अपने काम को करो भूमिका। ये कहते हुए ही निखिल अब भूमिका को बाय बोलकर अब अपने रूम की बालकनी से सीधा ही जंप करता है, और अब वो पीछे मुड़कर एक बार भूमिका को हाथ के इशारे से बाय बोलकर अब दौड़कर मारवा हाउस से बाहर निकलकर जाने लगता है। तो वहीं यहाँ पर भूमिका भी अपने रूम की तरफ जाने लगती है, और वहाँ पर जाने के बाद भूमिका भी अब अपने बैग को पैक करने लगती है, क्योंकि भूमिका को भी पता था कि उसे भी यहाँ से जल्द निकलना होगा, और वो भी यही कहती है, और साथ ही अब अपने मन में सोचती है कि अब कभी वो गुलेरिया हाउस के बाद यहाँ पर ना आ जाए,
ये सोचते हुए ही भूमिका अब जल्दी से अपनी पैकिंग करती है और अपनी पैकिंग करने के बाद वो अब अपने फ़ोन से इंस्पेक्टर अब्बास को एक मैसेज करती है कि मैं यहाँ से निकल रही हूँ कुछ ही देर में, मैं हेडक्वार्टर पहुँच जाऊँगी, आप रेडी रहना, हमें मनाली के लिए जगजीवन हॉस्पिटल में जाना है। यहाँ अपना बैग पैक करने के बाद अब वो भी अपने बैग को लेकर इधर मारवा हाउस से निकलकर बाहर निकल जाती है और मारवा हाउस से और यहाँ पर निकलने के बाद अब वो अपनी गाड़ी में बैठकर वो अपनी गाड़ी को सीधा ही अब स्पेशल डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर की तरफ लेकर जाती है। इधर भूमिका के जाते ही एक ब्लैक कलर की रॉयल्स कार मारवा हाउस के रोड पर खड़ी थी और उस गाड़ी का ग्लास जैसे ही अब नीचे होता है तो नेत्रा अभी अपनी दूरबीन से मारवा हाउस में नजर रख रही थी और मारवा हाउस में नजर रखकर वो कहती है बस कल सुबह का ही इंतजार है, इसके बाद मेरी एंट्री मारवा हाउस में होगी और इसके बाद मल्होत्रा हाउस में। एक बार बस अंजलि मल्होत्रा को अपने वश में कर लूं, इसके बाद तो उस फ्रांस की रानी को मैं अपने साथ लेकर मनाली जाऊंगी ही जाऊंगी, क्योंकि अब मेरा टारगेट ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि गुलेरिया परिवार तो मेरे बस में आ गया और अब कल मैं मारवा हाउस को अपने काबू में कर लूँगी और फिर यहाँ पर मल्होत्रा हाउस की बारी है। और एक बार मल्होत्रा हाउस में घुसने के बाद तो फिर फ्रांस की रानी मेरे कब्जे में अब अपने आप ही आ जाएगी और वहाँ से फिर मैं उसे लेकर मनाली जाऊंगी तो फिर वहाँ से उनके पास आकाश गुलेरिया तो पहले से ही मेरे वश में है और अनिका गुलेरिया का हाल तो मुझे पहले से ही पता है। अब बस फ्रांस की रानी को अपने वश में करना बाकी है। एक बार रानी साहिबा भी मेरे कब्जे में आ गई तो मैं फिर किंग से शीला और दमयंती का पता पूछ सकती हूँ। यहाँ नेत्रा अब अपने मन में पूरी की पूरी कैलकुलेशन कर रही थी। उसने भी यहाँ पर पूरा का पूरा कैलकुलेट कर लिया था कि उसे कब क्या करना है, क्योंकि उसने अपनी तरफ से एक बड़ी ही खतरनाक प्लानिंग कर रखी थी। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक भूमिका हेडक्वार्टर पहुंच गई थी तो वहां पर इधर इंस्पेक्टर अब्बास, अर्जुन सिंह, छठी इंद्री और उनके साथ इंस्पेक्टर विकास वहां पर भूमिका के ही आने का वेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ से फिर इन सबको मनाली के लिए निकलना था। जैसे ही भूमिका वहां पर पहुंचती है तो भूमिका के पहुंचने के बाद वो सभी अब भूमिका की गाड़ी के अंदर आ जाते हैं और भूमिका अब इधर इंस्पेक्टर अब्बास से कहती है कि वो कहाँ है। भूमिका की इस बात पर इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं डोंट वरी भूमिका, वो हमारे साथ हैं, अब चलो यहाँ से। मुझे नहीं पता था कि इतना पुराना केस रीओपन करना होगा, इसलिए अब जल्दी चलो। ये सुनते ही अब भूमिका अपनी गाड़ी को मनाली की तरफ लेकर जाने लगती है और इधर रास्ते भर गाड़ी में यहाँ पर सन्नाटा था, क्योंकि गाड़ी में कोई भी किसी से ना तो कुछ पूछता है और ना ही कोई किसी को कुछ बताता है। सभी के ही दिमाग में यहाँ पर कुछ ना कुछ चल रहा था। आज सबके चेहरों को देखकर लग रहा था कि सब अपने दिमाग में कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस कर रहे थे। यहाँ भी इंस्पेक्टर अब्बास सोचते हैं कि ये औरत सच में ही कितनी खतरनाक है, क्योंकि अब तक इन सभी को भी उस हरी आंख वाली औरत के बारे में पता चल गया था। उसने अब तक क्या क्या काम किए थे उन्हें यहाँ पर स्पेशल डिपार्टमेंट के लोगों को भी अभी अच्छी तरह से पता था, इसलिए सारे ही लोग शायद अब उसी के बारे में ही सोच रहे थे।